नमस्कार दोस्तों, मैं पवन चौधरी इजी एग्जाम ट्रिक में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम भारत की ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, उसमें मानसून की प्रक्रिया प्रारंभ कर रखा था, भारतीय मानसून। उसमें मैंने 4 वीडियो लगा दिए, 5वां वीडियो है। उसमें मैंने उत्पत्ति के सिद्धांत बता दिए, भारतीय मानसून के बारे में बताया था। पिछले वीडियो में जो मानसून का प्रसार है, यानी बरसात कहाँ कहाँ होती है, वो हमने प्रारंभ किया था। तो उसमें मैंने जो ग्रीष्मकालीन मानसून था उसके बारे में पढ़ा था। तो 2 प्रकार से मानसून आता है भारत में। ठीक है, भारत में कौन से 2 प्रकार से मानसून आता है? एक तो ग्रीष्मकालीन मानसून और दूसरा है शीतकालीन मानसून। ग्रीष्मकालीन मानसून को दक्षिण पश्चिम मानसून भी कहते हैं, जैसे हिंद महासागर से हवाएं इधर चलें भारत की तरफ। ठीक है, तो इसको कौन सा दक्षिण पश्चिम मानसून भी कहते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून भी कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून। और इसको कहा जाता है उत्तरी पूर्वी मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून कौन सा? उत्तर पूर्वी मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून का मतलब ये हवाएं हैं वो स्थल भाग से जल की ओर चलती हैं, जैसे इस प्रकार से चलेंगे उत्तरी पूर्वी मानसून। ठीक है, अब आगे इसको देखें तो इसको 4 ऋतुओं में भारत में विभाजित किया जाता है। कितने ऋतुओं में? 4 ऋतुओं में विभाजित किया जाता है इसको। यदि ऋतुओं की बात करें तो पहली ऋतु इसमें ग्रीष्मकालीन वाले में एक तो वर्षा ऋतु होगी, और दूसरी इसमें सर्द ऋतु होगी, सर्द ऋतु। 2 ऋतुओं में विभाजित किया जाता है। वहीं शीतकाल मानसून को एक तो शीत ऋतु में और दूसरा ग्रीष्म ऋतु में विभाजित किया जाता है, ग्रीष्म ऋतु में। इनका यदि टाइम देख लिया जाए तो वर्षा ऋतु का टाइम देख लिया जाए तो क्या है, यहाँ मध्य जून से सितंबर तक है, सितंबर तक। मध्य जून से कब तक है? सितंबर तक है। ठीक है, वहीं सर्द ऋतु की बात करी जाए, सर्द ऋतु की कलर चेंज कर लेता हूँ जिसमें दिखाई नहीं देता हो। तो सर्द ऋतु है वो सितंबर से मध्य दिसंबर या दिसंबर तक है। ठीक है, वहीं शीत ऋतु की बात करें तो भारत में शीत ऋतु दिसंबर से प्रारंभ हो जाती है, दिसंबर से, और फरवरी तक। ठीक है, या फरवरी या मार्च भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद में ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो ये मार्च से और मध्य जून तक है। तो इस प्रकार इसका विभाजन किया जाता है। ठीक है, यानी जो ग्रीष्मकालीन मानसून है उसी को क्या कहा जाता है? दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। ठीक है, उसको 2 भागों में विभाजित किया जाता है, एक तो वर्षा ऋतु, एक सर्द ऋतु। ठीक है, तो हमने ग्रीष्मकालीन मानसून पढ़ा था, उसमें वर्षा ऋतु पढ़ ली थी। ठीक है, अब शरद ऋतु में जो मानसून का निवर्तन है वो सितंबर और दिसंबर में आता है। उसके बाद में हम शीत ऋतु पढ़ेंगे। ठीक है, ये प्रक्रिया आज हम पढ़ेंगे। शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ और उत्तरी पूर्वी मानसून, ये 3 बातें हैं। इसमें हमें भारतीय मानसून का प्रसार पढ़ना है। ठीक है, तो अब इसमें हम देखें आगे। तो देखो, सबसे पहले मानसून का निवर्तन। मानसून निवर्तन की बात करें तो मैं मैप निकाल लेता हूँ भारत का, उसके हिसाब से ही पढ़ते हैं। मानसून निवर्तन या मानसून का प्रत्यावर्तन या मानसून का लौटना एक ही बात है। मानसून का लौटना या लौटता हुआ मानसून, सभी एक ही नाम है। ठीक है, तो ये मानसून लौटने का क्या कहलाता है? जब भारत में, जब यहाँ से देखो, सबसे पहले यहाँ पे 1 जून को केरल में बारिश आती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। कहाँ पर आती है? 1 जून को। फिर ये इस प्रकार फैलती हुई पूरे भारत में यहाँ तक लास्ट में लगभग ये मानो कि 15 जुलाई के आसपास पूरे भारत में हो जाती है। ठीक है, 15 जुलाई के आसपास पूरे भारत में वर्षा होने लग जाती है। ठीक है, 1 जून से प्रारंभ होकर 15 जुलाई तक। उसके बाद में 1 सितंबर
1 सितंबर से मानसून है वो लौटना प्रारंभ कर देता है वापस। मानसून क्या है वो लौटना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, तो मानसून लौटने का कारण क्या है, मानसून क्यों वापस लौटता है, उसका कारण क्या है। ठीक है, तो उसके कारण की बात करें तो सबसे पहले मैंने आपको जो भी इसके सिद्धांत बताए थे ना, उत्पत्ति के, भारतीय मानसून की उत्पत्ति के सिद्धांत, वो ही लागू है। तो सबसे पहले तो देखें तो ITCZ का विषुवत रेखा की ओर लौटना, विषुवत रेखा की ओर लौटना, पहला कारण तो ये है, ITCZ का विषुवत रेखा की ओर लौटना। जब देखो सूर्य है वो 21 जून को कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, कर्क रेखा पर। ठीक है, उसके बाद में ये दक्षिणायन होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, और दक्षिणायन होना प्रारंभ हो जाता है, दक्षिणायन होना प्रारंभ होगा तो ये 22 सितंबर को 22 यानी 21 सितंबर को ये कहाँ पर चमकेगा, विषुवत रेखा पर सीधा चमकेगा। कहाँ चमकेगा, विषुवत रेखा पर सीधा चमकेगा 21 सितंबर को। ठीक है, तो 21 सितंबर को जब सूर्य विषुवत रेखा पर सीधा चमकेगा तो सूर्य है वो क्या है, दक्षिणायन होना प्रारंभ हो जाता है। और दक्षिणायन होना प्रारंभ हो जाता है तो ITCZ है वो विषुवत रेखा पर स्थापित हो जाता है, यानी स्थानांतरित हो जाता है। ITCZ है वो कहाँ पर स्थापित हो जाता है, 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा पर विस्थापित हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में दूसरे कारण की बात करें तो दूसरे कारण सबको पता है, ITCZ यहाँ भारत में यहाँ आ जाता है थार के मरुस्थल के ऊपर में। ठीक है, दूसरे कारण की बात करें तो उपोष्ण कटिबंधीय जो जेट है, उपोष्ण कटिबंधीय जेट है, जेट का पुनः अपने स्थान पर लौटना, पुनः अपने स्थान पर लौटना। ठीक है, तो पुनः अपने स्थान पर कैसे लौटेगा, उपोष्ण की बात करें तो कौन सी है, उपोष्ण कटिबंधीय यानी पछुआ जेट भी बोल सकते हैं इसको। कौन सी जेट बोल सकते हैं, पछुआ जेट। तो ये जो पछुआ जेट है ये पहले शीत ऋतु में तो ऐसे होती है इस प्रकार से, जब ये हिमालय तिब्बत के पठार से टकराकर 2 भागों में विभाजित हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, यानी जो हिमालय से टकराकर 2 भागों में विभाजित हो जाती है। लेकिन जो ही गर्मी आती है, ठीक है, तो ये जो भाग है ये भाग ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, फिर जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो ये वापस यहाँ पे भारत में जो मैदानी भाग है उस पर लौट जाती है। ठीक है, तो उपोष्ण कटिबंध जेट है वो पुनः अपने स्थान पर लौटना, जिसके कारण भी मानसून निवर्तन होता है, मानसून लौटता है। उसके बाद में तीसरे की बात करें तो तीसरा जो है वो उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट का लौटना, पूर्वी जेट का समाप्त होना। उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट कहाँ से उत्पन्न होती है, जब सूर्य है वो जून के आसपास यहाँ पे तिब्बत के पठार पे सीधा चमकेगा तो यहाँ पे निम्न दाब का केंद्र बनता है। ठीक है, यहाँ पे जो हवाएं हैं वो गर्म होकर ऊपर उठेंगी, गर्म होकर ऊपर उठेंगी तो ये इस प्रकार से पूर्व से पश्चिम की ओर एक जेट का निर्माण होता है। ठीक है, लेकिन जब सूर्य दक्षिणायन होता है यानी 0 डिग्री पे सीधा चमकेगा तो यहाँ पे है वहाँ तापमान कम हो जाएगा, तापमान कम हो जाएगा तो ये निम्न दाब का केंद्र नहीं रहेगा और ये जो उष्ण कटिबंधीय जेट है ये समाप्त हो जाएगी। ठीक, उसके बाद में अगला कारण देखें तो चौथा कारण क्या है इसका, चौथा कारण है थार के मरुस्थल का वायुदाब उच्च होना, वायुदाब ऊंचे होना। देखो जब ग्रीष्म ऋतु में जहाँ सूर्य है वो कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा तो ये जो थार का मरुस्थल है ये वाला जो भाग है ये क्या है, गर्म होगा, गर्म होगा तो ये निम्न दाब का केंद्र बनता है, निम्न दाब का केंद्र बनता है। लेकिन जब सूर्य है वो दक्षिणायन हो जाएगा, दक्षिणायन हो जाएगा तो यहाँ पे तापमान कम मिलेगा, तापमान कम मिलेगा तो यहाँ पे उस दाब का केंद्र बन जाएगा, जिससे हवाएं हैं वो इस प्रकार से वापस चलने लग जाएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार
जो मानसून निवर्तन है उसका कारण क्या है या मानसून के लौटने का कारण क्या है। तो पहला कारण है ITCZ का विषुवत रेखा की ओर लौटना। ठीक है, पहले ITCZ यहाँ होता था, उसके बाद में धीरे धीरे वापस लौटने लग जाता है। दूसरा, उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी, ये जो पश्चिमी जेट है या पछुआ जेट बोलते हैं इसको, पुनः अपने स्थान पर लौटना। तो ये यदि बात करें शीत ऋतु में तो इस प्रकार से दो शाखा इसकी होती हैं, लेकिन ग्रीष्म ऋतु आते ही ये जो शाखा है ये ऊपरी स्थापित हो जाती है इसी प्रकार से इस, ठीक है। लेकिन जो ही सूर्य दक्षिणायन होगा तो ये वापस यहाँ पे स्थापित हो जाएगी। उसके बाद में तीसरे की बात करें तो उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट का समाप्त होना, यहाँ से जो उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट का निर्माण होता है तो वो समाप्त हो जाते हैं सूर्य दक्षिणायन होने के साथ ही। और सूर्य दक्षिणायन होने के साथ ही थार के मरुस्थल का जो निम्न दाब का केंद्र है वो भी समाप्त हो जाता है, यहाँ उस दाब का केंद्र बन जाता है। ठीक है, अब आगे देखो इसके क्या क्या प्रभाव है, यानी कहाँ कहाँ ये बारिश से करेगा। ठीक है, जो मानसून का निवर्तन जो है, निवर्तन का समान या मानसून का प्रत्यावर्तन का जो काल है उसमें वो कहाँ कहाँ बारिश करेगा। तो सबसे पहले हम देखें तो मैंने आपको बताया सूर्य है जब 21 जून को तो यहाँ कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा। उसके बाद में 23 सितंबर को सूर्य है वो विषुवत रेखा पर सीधा चमकेगा। ठीक है, 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर सीधा चमकेगा तो ये सूर्य दक्षिणायन हो जाएगा। सूर्य दक्षिणायन होने के साथ साथ में यहाँ से वो जो हवाएं वापस लौटने लग जाती हैं। ठीक है, और वापस कब लौटने लग जाएंगी, 1 सितंबर से। 1 सितंबर से सबसे पहले राजस्थान से यहाँ से मानसून का निवर्तन प्रारंभ होता है। ठीक है, मानसून लौटना सबसे पहले कहाँ प्रारंभ होता है, 1 सितंबर को। सबसे अंत में यहाँ पे आता है 15 जुलाई को लगभग, और 1 सितंबर को यहाँ से लौटता है। तो सबसे कम जो वर्षा ऋतु का काल है वो कहाँ पे होता है, राजस्थान में होता है। और सबसे अधिकतम पूछ लिया जाए तो यहाँ केरल में होता है। यहाँ लगभग 1 जून को प्रवेश करता है और लगभग दिसंबर तक यहाँ पे बारिश होती रहती है। तो सबसे अधिक वर्षा ऋतु का काल पूछ लिया जाए तो केरल में है। ठीक है, और इधर जो मानसून का काल है, वर्षा ऋतु का समय है वो घटता जाएगा। इधर जाएंगे तो समय क्या है, घटता जाएगा। ठीक है, तो यदि देखें तो 1 सितंबर को यहाँ से प्रारंभ होता है और लगभग 15 अक्टूबर को संपूर्ण भारत से वो मानसून लौट जाता है, लगभग 15 अक्टूबर को। तो इसकी आदर्श स्थिति पूछ लिया जाए ना कि मानसून का प्रत्यावर्तन काल क्या है। ठीक है, मानसून का प्रत्यावर्तन काल क्या है, या प्रत्यावर्तन या निवर्तन काल की बात है तो पूछ ली जाए तो 1 सितंबर को शुरू होता है और 15 अक्टूबर तक है। ठीक है, ये इसका मानसून का प्रत्यावर्तन काल है। बहुत बार क्वेश्चन सीधा आता है कि मानसून प्रत्यावर्तन का समय क्या है, तो ये सितंबर और अक्टूबर में। अब उसके बाद में आगे बात करें तो जैसे ही ये यहाँ से लौटना प्रारंभ करेगा तो इसमें आर्द्रता होती है। ठीक है, और आर्द्रता होती है तो अधिक बारिश नहीं कर पाता, लेकिन थोड़ी बहुत बारिश ही करता रहता है। ठीक है, लगभग 15 या 20 सेंटीमीटर या कहीं अधिक भी हो जाती है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे यहाँ से वापस से लौटना प्रारंभ होता है। लेकिन इसके लौटने से सर्वाधिक वर्षा होती है वो कहाँ पर होती है, ये जो पूर्वी तटीय मैदान है, कहाँ पर होती है, पूर्वी तटीय मैदान है, यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। पूर्वी तटीय मैदान पर सर्वाधिक वर्षा क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे जब इसके ऊपर से गुजरेंगी हवाएं तो यहाँ से ये नमी धारण करेंगी और यहाँ टकराकर पूर्वी घाट से टकराकर अधिक बारिश करेंगी। तो सर्वाधिक, वैसे तो पूछ लिया जाए ना कि जो मानसून निवर्तन का काल है उस समय बारिश कहाँ होती है, तो सर्वाधिक ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ये तमिलनाडु में होती है। तमिलनाडु का जो कोरामंडल तट है वहाँ पे सर्वाधिक बारिश होती है। ठीक है, उसके 3 कारण हैं। यहाँ पे जो पूर्वी तटीय मैदान है उस पर बारिश होने के 3 कारण हैं। एक तो है ये मानसून का लौटना। ठीक है, मानसून का लौटना। उसके बाद में दूसरे, जब ये जो भाग है बंगाल की खाड़ी वाला, यहाँ पे ये निम्न दाब का केंद्र बन जाता है। निम्न दाब का केंद्र बन जाता है तो यहाँ उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण होता है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण होता है। ठीक है, तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के द्वारा यहाँ पे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ये उड़ीसा का उत्कल जो मैदान है वहाँ पे बारिश होती है। ठीक है, और तीसरा है जो ये मानसून का लौटना, यानी दक्षिणी पश्चिम मानसून कमजोर होता जाएगा। ये इधर से जो मानसून आ रहा था वो कमजोर होता जाएगा तो उत्तरी पूर्वी मानसून है वो प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण भी यहाँ पे वर्षा होती है, उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण। तो
ये जो पूर्वी घाट है, ये जो पूर्वी घाट है, यहाँ पे वर्षा होने के 3 कारण है। मानसून का निवर्तन यानी लौटता हुआ मानसून यहाँ बारिश करता है, ठीक है, इसमें कुछ नमी होती है और इसके ऊपर से निकलता तो और नमी धारण करके यहाँ बरसात करता है। दूसरा ये कारण है कि ये जो बंगाल की खाड़ी वाला भाग है निम्न दाब का केंद्र बन जाता है, जो कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति का आदर्श स्थिति मानी जाती है। तो यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण होता है और यहाँ पे टकरा कर ये बारिश करते हैं। तीसरा ये कि जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है वो कमजोर होता जाएगा, तो उत्तरी पूर्वी मानसून प्रारंभ हो जाएगा। ये मानसून यहाँ से आएगा तो यहाँ से इसके ऊपर से गुजरेगा तो यहाँ पे बारिश करेगा नमी धारण करके, ठीक है। तो इस प्रकार ये 3 तरीके से यहाँ पे बारिश होती है पूर्वी तटीय मैदान पे। और वहीं इसमें देखें तो पूरे भारत में इससे लौटते हुए मानसून में बहुत कम बारिश होती है, ठीक। अब आगे देखो शीतकाल मानसून की बात करें। ये तो ग्रीष्मकालीन मानसून था। ग्रीष्मकालीन मानसून में जो मानसून का निवर्तन है वो शरद ऋतु में होता है। कौन सी ऋतु में होता है? शरद ऋतु में होता है। मैंने आपको पहले बताया था कौन सी ऋतु कहा जाएगा इसको, शरद ऋतु कहेगा मानसून का लौटना। अब देखो जो शीतकालीन मानसून है, शीतकालीन मानसून, तो शीतकालीन मानसून लगभग ये मानो कि दिसंबर से लगभग 20 दिसंबर के आसपास प्रारंभ हो जाता है। लगभग कब? 20 दिसंबर के आसपास लगभग प्रारंभ हो जाता है। और शीतकालीन मानसून है वो उत्तरी पूर्वी मानसून को ही कहा जाता है। उत्तर पूर्वी मानसून को ही शीतकालीन मानसून कहा जाता है, ठीक है। ये शीतकाल में जो शीत ऋतु होती है उसमें 2 तरीके से भारत में वर्षा होती है। शीत ऋतु में 2 भागों में इसको बांट जाता है शीतकालीन मानसून को, एक तो शीत ऋतु और एक ग्रीष्म ऋतु। तो शीत ऋतु में 2 तरीके से बारिश होती है। एक तो होता है उत्तर पूर्वी मानसून से और दूसरा है पश्चिमी विक्षोभ से। पश्चिमी विक्षोभ से 2 तरीके से बारिश होती है, ठीक है। अब आगे देखो इसमें कि उत्तरी पूर्वी मानसून क्या है और पश्चिमी विक्षोभ क्या है। तो उत्तरी पूर्वी मानसून की बात करें तो उत्तरी पूर्वी मानसून कब प्रारंभ होगा? दिसंबर में। और दिसंबर में जो सूर्य है वो कहाँ पे? मकर रेखा पर चमकता है। 22 दिसंबर को सूर्य है वो कहाँ पर चमकता है? 22 दिसंबर को मकर रेखा पर चमकता है। और मकर रेखा पर चमकता है तो यहाँ पे हमारी शीत ऋतु होगी। तो यहाँ पे क्या है, जो हवाएं हैं वो किस प्रकार चलेंगी? स्थल भाग से जल भाग की ओर इस प्रकार से चलेंगी। क्यों चलेंगी? क्योंकि जो स्थल भाग है वो देर से जल्दी गर्म होता है और जल्दी ही ठंडा हो जाता है। तो ये जल्दी ठंडा हो जाता है। ये ठंडा होगा तो यहाँ से क्या है, ठंडा होगा तो ये उच्च दाब का केंद्र बन जाएगा, ठीक है। ठंडा होगा तो ये उच्च दाब का केंद्र बन जाएगा। और ये जो जल भाग है ये देर से ठंडा होगा, ठीक है। ये धीरे ठंडा होता है और धीरे ही गर्म होता है। तो ये निम्न दाब का केंद्र बन जाता है। तो हवाएं हैं वो स्थल भाग से जल भाग की ओर चलने लग जाती हैं, ठीक है। अब इसी को ही उत्तरी पूर्वी मानसून कहा जाता है। लेकिन ये जो हवाएं हैं वो स्थल भाग से चलेंगी तो यहाँ इनको नमी प्राप्त नहीं होगी। नमी प्राप्त नहीं होगी तो ये पूरे भारत में कहीं पे वर्षा नहीं करेंगी। सिर्फ ये जो भाग है कोरोमंडल वाला भाग, इस पे वर्षा करती हैं, क्योंकि ये जो बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरेंगी तो बंगाल की खाड़ी से ऊपर से गुजरने के बाद में यहाँ से नमी प्राप्त कर लेती हैं और यहाँ पे जो कोरोमंडल वाला भाग है यहाँ पे वर्षा करती है उत्तरी पूर्वी मानसून, ठीक है। उत्तरी पूर्वी मानसून का यही है कि ये लगभग 20 दिसंबर के आसपास प्रारंभ हो जाता है और ये हवाएं हैं वो स्थल भाग से जल भाग की ओर चलेंगी और इस प्रकार से, ठीक है। और ये पूरे भारत में वर्षा नहीं करती हैं। वर्षा सिर्फ ये कोरोमंडल तट पे ही करती हैं, क्योंकि जब स्थल भाग से गुजरेंगी तो इनके पास में नमी नहीं होगी जिससे वर्षा नहीं कर पाती हैं। केवल बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरने वाली हवाएं हैं वो कोरोमंडल तट पर नमी प्राप्त करके कोरोमंडल तट पर वर्षा करती है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ की बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ मैंने आपको बताया था कि शीत ऋतु में जो उत्तरी पश्चिमी भारत है उसमें शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ से होती है। किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभ से। यदि पश्चिमी विक्षोभ की बात करें तो इसका उत्गम होता है जो भूमध्य सागर है वहाँ पे इसकी उत्पत्ति होती है। यदि भूमध्य सागर की बात करें तो ये जो भाग है भूमध्य सागर है, कौन सा है? भूमध्य सागर। तो यहाँ इसकी उत्पत्ति होती है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था यहाँ से क्या है, एक उपोष्ण कटिबंधीय जेट चलती है। उपोष्ण कटिबंधीय जेट चलती है यहाँ से, ठीक है। उपोष्ण कटिबंधीय जेट है वो यहाँ से प्रवाहित होती है
और उपोष्ण कटिबंधीय जेट के सारे ये भारत में प्रवेश करते हैं, यानी भूमध्य सागर में एक चक्रवात के रूप में इनका निर्माण होता है। और ये चक्रवात है ये, यानी यहाँ से बादल जो निर्मित होंगे उनको उपोष्ण कटिबंधीय जेट के द्वारा यहाँ भारत तक पहुँचा दिया जाता है। और उत्तरी पश्चिमी भारत है, इसमें वर्षा होती है। ठीक है, कहाँ पर वर्षा होती है? उत्तरी पश्चिमी भारत में वर्षा होती है। ये बीच में से जो काला सागर है वहाँ से भी नमी प्राप्त करते हैं, और इसके अलावा जो कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर, वहाँ से भी ये नमी प्राप्त करती हैं। तो बीच में दो एक सागर आते हैं, काला सागर और कैस्पियन सागर, यहाँ से भी ये बादल हैं वो नमी प्राप्त करते हैं। यानी ये जो मानसून हवाएं हैं वो एक प्रकार से चक्रवातीय वर्षा बोलेंगे, इसको मानसून हवाएं नहीं बोलेंगे। कौन सी वर्षा होगी? चक्रवातीय वर्षा होती है, क्योंकि ये चक्रवातों के द्वारा ही वर्षा होती है। भूमध्य सागर में चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। उपोष्ण कटिबंधीय, जिसको पछुआ जेट भी कहते हैं, कौन सी जेट कहते हैं? पछुआ जेट। पछुआ जेट के द्वारा ये भारत में प्रवेश करते हैं और उत्तरी पश्चिमी भाग में बारिश करते हैं। तो उत्तरी पश्चिमी भाग में देखें तो हम कौन कौन से क्षेत्र में बारिश करेंगे वो यदि हम देखें तो ये देखो, इधर से आएंगे ये, ठीक है, इधर से आएंगे तो ये उत्तरी पश्चिमी भाग में, यदि इनमें देखें तो ये लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ठीक है, और ये हिमाचल, उत्तराखंड, यहाँ पे हिमपात के रूप में वर्षा होती है, यानी बर्फबारी होती है यहाँ पे। ठीक है, सर्दियों के अंदर, शीतकाल के मौसम में इन 4 राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेश और 4 राज्यों में लगभग। ठीक है, और यदि वही बात करें तो राजस्थान, ये पंजाब, हरियाणा और ये दिल्ली, इन 4 राज्यों में बूंदों के रूप में बारिश होती है, बूंदों के रूप में। ठीक है, इनमें 4 में क्या है? बूंदों के रूप में बारिश होती है। जो जो ये आगे बढ़ेंगे तो इनमें नमी की मात्रा वो कमी होती जाएगी और बारिश भी है वो कम होती जाएगी, बारिश की मात्रा वो भी कम होती जाएगी। कभी कभार इनमें अच्छी नमी होती है, जिसके कारण ये बिहार के पश्चिमी क्षेत्र तक पहुंच जाते हैं, पश्चिमी बिहार तक पहुंच जाते हैं। इसलिए यदि एक तरफ इनको कहा जाए तो ये अधिकतम पश्चिमी बिहार तक ही बारिश कर पाते हैं। ठीक है, तो ये जो भाग है शिवालिक का, जो मैदानी भाग है यूपी वाला, यहाँ भी कभी कभी बारिश हो जाती है और यहाँ पे बारिश होती है। ठीक है, सर्दियों के अंदर ये बारिश होती है। ये रबी की फसल के लिए बहुत ही लाभदायक है। कौन सी फसल के लिए? रबी की फसल के लिए बहुत ही लाभदायक है। ऊपर वाले इन भागों में यहाँ पे सेब की फसल होती है, उनके लिए प्रसिद्ध है, और नीचे वाले इन राज्यों के महीने अंदर गेहूँ की फसल होती है। ठीक है, तो उसके लिए प्रसिद्ध है, गेहूँ की फसल के लिए बहुत ही लाभदायक। इसको गोल्डन शावर भी कहा जाता है, गोल्डन शावर, सुनहरी बूंदों के भी कहा जाता है, सुनहरी बूंदें जो ये होंगी इनको गोल्डन शावर या सुनहरी बूंदें भी कहा जाता है। राजस्थान में इनको पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली बारिश को मावट कहा जाता है, मावट। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? मावट कहा जाता है। पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा होगी उसको मावट कहा जाता है। तो ये तो थी हमारे जो मैंने आपको बताया था उत्तरी पूर्वी मानसून और पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा। अब नोट्स में देख लेते हैं कि क्या है उसमें। एक बार रीडिंग लगाऊंगा फटाफट, उसमें आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आप देख लेना उसमें नोट्स में क्या क्या है। तो सबसे पहले देखें तो भारत में निवर्तन, भारत में मानसून के लौटने की क्रिया को मानसून का निवर्तन कहते हैं। मैंने आपको बता दिया भारत में मानसून लौटने का कारण क्या क्या कारण है। ITCZ का विषुवत रेखा की ओर लौटना ही मैंने समझा दिया। उपोष्ण कटिबंधीय जेट का पुनः अपने स्थान पर आना, थार के रेगिस्तान का उच्च वायुदाब का निर्माण होना और उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट का समाप्त होना, ये 4 कारण है जिसके कारण मानसून लौटता है। इसे सामान्य भाषा में लौटता मानसून भी कहते हैं। इसको प्रत्यावर्तन काल भी कहा जाता है, मानसून का प्रत्यावर्तन काल भी कहा जाता है। 21 जून को सूर्य है वो कर्क रेखा पर चमकता है, उसके बाद में दक्षिणायन प्रारंभ हो जाता है और देखो यहाँ पे लिखा हुआ कर्क रेखा से विषुवत रेखा की ओर स्थानांतर होने लग जाता है और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें हैं वो विषुवत रेखा पर चमकती है। कहाँ पर चमकती है? विषुवत रेखा पर चमकती है। इसके परिणाम स्वरूप पश्चिम उत्तर भारत में ग्रीष्म काल में जो स्थापित ITCZ था वो दक्षिण की ओर खिसकने लग जाता है और कहाँ पहुँच जाता है वो, यानी भूमध्य रेखा पर पहुँच जाता है। ITCZ के दक्षिण की ओर खिसकने साथ ही मानसून भी दक्षिण की ओर लौटने लगता है। भारत में मानसून का निवर्तन कब प्रारंभ होता है? 1 सितंबर से 15 अक्टूबर तक लगभग समस्त भारत से लौट जाता है। इस प्रकार भारत में निवर्तन की आदर्श अवधि पूछ ली जाए तो 1 सितंबर से 15 अक्टूबर है। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है।
कि मानसून के निवर्तन की आदर्श अवधि कौन सी है, तो 1 सितंबर से 25 अक्टूबर तक। मानसून का निवर्तन सबसे पहले 1 सितंबर को राजस्थान से प्रारंभ होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे अंत में राजस्थान में आता है और सबसे पहले भी वापस वहीं से लौटता है। तो सबसे कम वर्षा की अवधि पूछ ली जाए ना तो कहाँ पर होती है, राजस्थान में होती है सबसे कम वर्षा की अवधि। मानसून के निवर्तन काल में अक्टूबर व नवंबर के महीनों में सर्वाधिक वर्षा वो पूरी तटीय मैदान पर होती है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरेंगी तो वहाँ नमी प्राप्त कर लेती है। मानसून के निवर्तन काल में पूरी तटीय मैदान पर होने वाली वर्षाओं के 2 कारण हैं, एक तो लौटता मानसून और उसी के साथ उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें, वहीं दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी में विकसित जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है उनके द्वारा जो तटीय मैदानों वहाँ पे बारिश होती है। अक्टूबर तक आते आते लौटता हुआ मानसून बंगाल की खाड़ी के अत्यधिक नमी धारण कर लेता है और दूसरी तरफ दक्षिणी पश्चिम मानसून के कमजोर होने के साथ साथ उत्तरी पूर्वी जो मानसून है वो प्रभावित होने लग जाता है, यानी दक्षिणी पश्चिम कमजोर होने लग जाएगा, इधर से वापस चलने लग जाएंगी। परिणाम स्वरूप लौटता मानसून एक तरफ बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करता है और दूसरी तरफ उत्तरी पूर्वी मानसून के साथ मिलकर दक्षिण पश्चिम की तरफ प्रभावित होने लगता है। ठीक है, यही कारण है कि मानसून के निवर्तन में अक्टूबर व नवंबर के महीनों में पूरी तटीय मैदानों पर वर्षा होती है। लौटते मानसून से अक्टूबर के महीने में आंध्र प्रदेश के रोयलसीमा तट पर वर्षा होती है और नवंबर में तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। सीधा क्वेश्चन आएगा कि आंध्र प्रदेश के कौन से तट पर वर्षा होती है, तो रोयलसीमा तट पर और तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। अक्टूबर के महीने में बंगाल की खाड़ी में तीव्र निम्न वायुदाब का केंद्र विकसित होता है। मैंने आपको बताया था बंगाल की खाड़ी में निम्न वायुदाब केंद्र विकसित हो जाएगा, जहाँ से जो ये जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं वो उत्पन्न हो जाएंगे, क्योंकि जल भाग है वो स्थल की अपेक्षा देरी से ठंडा होता है और देरी से गर्म होता है। फलस्वरूप बंगाल की खाड़ी की गर्म सतह उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करेगा और उनकी उत्पत्ति हो जाएगी। किनकी? जो बंगाल की खाड़ी में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं उनकी। ये चक्रवात पूर्व से पश्चिम की दिशा में भ्रमण करते हुए चलेंगे, ऐसे इस प्रकार से चलेंगे बंगाल की खाड़ी से और पूर्वी घाट से टकराकर वहाँ वर्षा करेंगे। बंगाल की खाड़ी में बढ़ने वाले चक्रवातों में अक्टूबर नवंबर में ओडिशा के उत्कल तट पे और आंध्र प्रदेश की रोयलसीमा तट और तमिलनाडु का कोरोमंडल तट यहाँ बारिश करेंगे। अब आगे देखो शीतकाल मानसून। तो शीतकाल में मैंने बताया शीत ऋतु। तो भारत में शीत ऋतु लगभग कब प्रारंभ हो जाती है? 20 दिसंबर से प्रारंभ हो जाती है और मार्च तक होती है। भारत में शीतकाल में वर्षा 2 प्रकार से होती है, उत्तरी पूर्वी मानसून से और पश्चिमी विक्षोभ से। अब देखो उत्तरी पूर्वी मानसून क्या है। भारत में शीत ऋतु में उत्तरी पूर्वी मानसून का प्रभाव होता है। उत्तरी पूर्वी मानसून पवनें अधिकांश भारत में वर्षा नहीं कर पाती हैं, क्योंकि वहाँ उनमें नमी की मात्रा नहीं होती है, लेकिन इसके अंतर्गत जो पवनें बंगाल की खाड़ी से होकर प्रभावित होंगी उन्हें पर्याप्त नमी प्राप्त हो जाती है और ये हवाएं पूर्वी घाट से टकरा के तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा करती हैं। इस प्रकार शीत ऋतु में भारत में वर्षा के 2 क्षेत्र हैं, एक तो पश्चिमोत्तर भारत के पहाड़ी राज्य और दूसरा जो तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। तो ये पहाड़ी जो राज्य हैं वो मैदानी राज्य हैं, ये तो पश्चिमी विक्षोभ से बारिश प्राप्त करेंगे और तमिलनाडु का कोरोमंडल है वो जो उत्तरी पूर्वी मानसून है उससे करेगा। आगे लिख रखा है देखो, पश्चिमोत्तर भारत में वर्षा का कारण शीतोष्ण चक्रवात है यानी पश्चिमी विक्षोभ, जबकि कोरोमंडल तट पर उत्तरी पूर्वी मानसून है। दोस्तों ये जो नोट्स हैं ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप टेलीग्राम जो ऐप है वहाँ से आप डाउनलोड इसको कर सकते हो। मैंने वहाँ पे चैनल बना रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे रखा है। जब ये टॉपिक भारतीय मानसून कंप्लीट हो जाएगा तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, या साथ में स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। आगे देखो पश्चिमी विक्षोभ। तो पश्चिमी विक्षोभ एक शीतोष्ण चक्रवात है। इसकी उत्पत्ति भारत के पश्चिम में यूरोप में भूमध्य सागर में होती है, यानी मैंने बताया था कहाँ पर होती है, भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर में उत्पन्न होने के पश्चात यह उपोष्ण कटिबंधीय जेट के सहारे पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, यानी उपोष्ण कटिबंधीय जेट के सहारे ये पश्चिम से पूर्व की ओर इस प्रकार प्रवाहित होती है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्रमशः काला सागर व कैस्पियन सागर से ऊपर से प्रभावित होती है और इसमें पर्याप्त नमी होती है, यानी वहाँ से नमी धारण कर लेते हैं काला सागर और कैस्पियन सागर से। जब यह भारत में प्रवेश करता है तो इसे पश्चिमी विक्षोभ भी कहा जाता है। भारत में प्रवेश करने के बाद पश्चिमी विक्षोभ मुख्य रूप से पश्चिमोत्तर भारत में वर्षा करता है। कहाँ कहाँ वर्षा करता है ये आपको मैंने बता दिया। ये जो इधर वाला भाग है यहाँ बारिश करेगा, ये भाग जो है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में आगे देखो, पश्चिमी विक्षोभ द्वारा होने वाली वर्षा है वो उत्तर भारत के पर्वतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों यानी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इनमें तो बर्फ़ के रूप में होती है, जबकि जो मैदानी राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, इनमें बूंदों के रूप में वर्षा होती है।
पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है। इस प्रकार चलेंगे तो घटती जाएगी, क्योंकि नमी की मात्रा कमी होती जाएगी। जब पश्चिमी विक्षोभ इस चक्रवात में नमी की मात्रा अच्छी होती है तो इससे पश्चिमी बिहार तक भी वर्षा होती है। इस प्रकार शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा की अधिकतम सीमा पूछ ली जाए तो पश्चिमी बिहार है। शीत ऋतु में उत्तर भारत में रबी की फसल का मौसम होता है, इसलिए पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा और रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। गेहूं के लिए लाभदायक होगी तो इसको सुनहरी बूंदे कहा जाता है, गोल्डन ड्रॉप्स, और राजस्थान में इसे मावठ कहा जाता है। हिमालय के 3 पर्वतीय राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ द्वारा होने वाली वर्षा सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यानी ऊपर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और ये इसमें हिमाचल प्रदेश में होगी तो सेब के लिए है। बाकी मैदानी जो भाग उनमें गेहूं की फसल के लिए लाभदायक है। शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ के कारण हिमालय की उच्च चोटियों पर हिमपात होता है। यही कारण है कि हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं उनमें ग्रीष्म काल में, यानी जो बर्फ जमी रहती है हिमालय में, तो वो पिघलकर गर्मियों में जो नदियां वो जल प्राप्त करती रहती हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था जो भारतीय मानसून का प्रसार। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे जो भारतीय मानसून में वर्षा का किन किन नामों से जाना जाता है, जैसे गोल्डन बूंदे, आमर वर्षा, ठीक है, नॉर्वेस्टर, ये किन किन को कहा जाता है, इनकी परिभाषाएं। ठीक है, और इससे संबंधित और भी जो टॉपिक बच गया उसके बारे में अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया, पसंद आए तो लाइक और फ्रेंड से शेयर करना ना भूलें। इसी प्रकार के और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन दबा लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आसानी से आप लोगों तक पहुँचता रहे। धन्यवाद।